हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्श और आप देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ चैनल। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके 3 पार्ट्स मैंने पहले ही बना दिए। आज ये चैप्टर नंबर 2 का यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चौथा पार्ट है। ठीक है, पार्ट 4। इसके पार्ट 3 पहले ही बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो पार्ट हमारे पास है, ये पार्ट अंतिम पार्ट है, यानी इसके बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो फिलहाल इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। इसका ये पार्ट 4 है, जिसमें हम मेनली 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और एक है हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लो। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आपको मैं इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपके लिए वीडियो है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, यानी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही बताता दूंगा और साथ साथ हिंदी में ही बताता दूंगा। समझाऊंगा हिंदी में, लेकिन वर्डिंग इंग्लिश में भी आ जाएगी। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। ठीक है, इंग्लिश में 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ये सब पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अर्थव्यवस्था को, पहला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बात हमेशा ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर आपसे कोई पूछे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने भागों में बांटा जाएगा अर्थव्यवस्था को, 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। पहला क्या है, परिवार क्षेत्र। दूसरा क्या है, उत्पादक क्षेत्र। तीसरा क्या है हमारा, सरकारी क्षेत्र। और चौथा हमारे पास है विदेशी क्षेत्र। इसके इंग्लिश में भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे सरकारी को गवर्नमेंट सेक्टर बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता होंगी। परिवार को जो है फैमिली सेक्टर बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता है। उत्पादक क्षेत्र को प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को इन 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, इनको डिटेल के साथ बताता हूँ। जैसे परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र में कौन आ गए? परिवार क्षेत्र में भाई सभी परिवार आ गए। सभी परिवार, वो परिवार जो चीज़ों को खरीदते हैं, यानी सभी उपभोक्ता इस परिवार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, परिवार क्षेत्र में अगर मैं परिवार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं उपभोक्ताओं की बात कर रहा हूँ जो वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, उन उपभोक्ताओं की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा परिवार क्षेत्र या परिवार वर्ग जो है, या परिवार सेक्टर जो है, इसके बारे में एक बात और है कि ये जो होते हैं ना, ये जो है उत्पादन के कारकों के स्वामी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये ओनर होते हैं। ओनर होते हैं किसके? उत्पादन के कारकों के। यानी एक तरीके से प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उनके ये ओनर होते हैं। ठीक है, यानी उत्पादकों के स्वामी होते हैं। ठीक है, उत्पादन के जो कारक हैं उनके स्वामी होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र में कौन सी आती हैं? उत्पादक क्षेत्र में वे फर्में आ जाती हैं या वे उत्पादक आ जाते हैं जो किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं। ठीक है, अब चाहे वो कुछ भी बनाते हो, चाहे वो ब्रेड बनाते हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाते हो, चाहे वो कार बनाते हो, कुछ भी चीज़ बनाते हो, उसको किस में गिना जाएगा? वो उत्पादक क्षेत्र में गिना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो उत्पादक क्षेत्र होता है, इसमें जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक क्या करते हैं कि परिवार क्षेत्र से उत्पादन के कारकों को भाड़े पर लेते हैं या किराए पर लेते हैं। अब क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो परिवार क्षेत्र होते हैं वो उत्पादन के कारकों के स्वामी होते हैं। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं जिससे उत्पादन किया जाता है? एग्जाम्पल के लिए भूमि, भाई भूमि से ही तो उत्पादन किया जाता है। अगर आप फसल उगाओगे तो भूमि पर उगाओगे। इसके अलावा उत्पादन के कारक कौन कौन से हो सकते हैं? श्रम, भाई बिना मेहनत के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। पूंजी, हर किसी काम में पैसा लगता है। इसके अलावा उद्यमशीलता, कौशल। ठीक है, ये उत्पादन के कुछ कारक होते हैं। तो जो उत्पादक वर्ग होता है, उत्पादक वर्ग क्या करता है कि परिवार क्षेत्र से क्या लेता है? भाड़े पर लेता है इन सारी चीजों। ठीक है, तीसरा है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में क्या आता है? सरकारी क्षेत्र में भाई सरकार आती है। सरकार क्या करती है? 2 तरह से काम करती है। सरकार उपभोक्ता के रूप में भी काम करती है, उत्पादक के रूप में भी काम करती है। कैसे करती है?
देखिए भाई, उत्पादक के रूप में यानी कि सरकार भी जो है वस्तुओं को उत्पादन करवाती है। आपने सुना होगा सार्वजनिक उद्यमों के बारे में। ठीक है भाई, रेलवे जो है किसके द्वारा बनवाई जाती है हमारे भारत में? सरकार के द्वारा बनवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग जो है वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता के रूप में भी काम करती है सरकार। क्या करती है? कल्याण के रूप में क्या करती है कि चीज़ों को खरीदती है और फिर जो है देश पे लगाती है। ठीक है, देश पर लगाती है। तो इसलिए जो सरकारी क्षेत्र होता है उसमें जो है सरकार आती है। ठीक है, इसके अलावा विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र में क्या होता है ये इसको समझते हैं। पहली बात तो इसको शेष विश्व क्षेत्र भी बोला जाता है, शेष विश्व क्षेत्र भी बोला जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब देखिए इसमें थोड़ा क्या लिखा हुआ है कि इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है, इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के निर्यात और आयात से संबंधित होती है। यानी ऐसी सभी क्रियाएं जो वस्तुओं के निर्यात से संबंधित हो, वस्तुओं के आयात से संबंधित हो, वो सारी क्रियाओं को हम किसमें शामिल करेंगे? किसमें शामिल करेंगे? विदेशी क्षेत्र में। ठीक है, यानी शेष विश्व क्षेत्र में उसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो हो गई छोटी मोटी बातें। अब जो हमारे जो मेन टॉपिक है ना, उन पे ज़्यादा थोड़ा सा हम नजर डाल देते हैं। क्या है? अंतर क्षेत्रीय प्रवाह और आय का चक्रीय प्रवाह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरसेक्टोरल फ्लोज। ठीक है, अब अंतर क्षेत्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, इससे पहले आप समझिए अंतर क्षेत्रीय अंतर निर्भरता क्या होता है। देखिए, अभी जो मैंने आपको अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र बताए, कौन कौन से? परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। ये जो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है। एग्जाम्पल के लिए परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र किस पे डिपेंड है? परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र पर भी डिपेंड है और सरकारी क्षेत्र पर भी डिपेंड है। कैसे? क्योंकि भाई जो परिवार क्षेत्र होता है ना, उसको क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए भाई, क्योंकि वो उपभोक्ताओं को, उसमें उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, उनको चाहिए वस्तु। अब वस्तु कौन बनाता है? उत्पादक बनाता है। ठीक है, तो जो परिवार क्षेत्र है वो किस पर निर्भर है? उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, इसी तरीके से जो उत्पादक क्षेत्र है वो परिवार क्षेत्र पर निर्भर है। यानी एक दो परिवार उत्पादक और उत्पादक परिवार क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र पर कैसे निर्भर है? उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन करने के लिए भाई उत्पादन के कारक चाहिए ना भाई, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए। और ये इन सब के मालिक कौन है? इन सब के मालिक परिवार क्षेत्र हैं। तो परिवार क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर है और उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र पर। ठीक है, अगर एक जो है किसी के काम नहीं आएगा तो वो भी इसके काम नहीं आएगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र जो है वो उत्पादक और परिवार क्षेत्र दोनों पर निर्भर है। कैसे? कि भाई जो सरकारी क्षेत्र है वो क्या करता है, अगर जो भी वो अपनी नीतियां बनाता है, जो भी वो कानून बनाता है, तो वो कैसे बनाता है? उसके लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कौन देती है? जनता देती है। जनता में कौन कौन आ गए? उत्पादक भी आ गए, उपभोक्ता भी आ गए। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसके अलावा जो उत्पादक क्षेत्र है और परिवार क्षेत्र है वो दोनों जो है सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है। कैसे हैं? कैसे हैं कि भाई देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कुछ काम होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, कानून होता है, सुरक्षा होती है। ये सारी चीजें हमें कौन देता है? ये सारी चीजें हमें सरकार देती है। भाई सरकार ही हमारी सुरक्षा की गारंटी देती है, सरकार ही हमें जो है कानून की गारंटी देती है। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करता है? सरकार करती है। अगर सरकार ना करे तो फिर उत्पादकों को करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, तो इसलिए जो उत्पादक और परिवार क्षेत्र है वो भी जो है सरकारी क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरकार इन दोनों क्षेत्र पर निर्भर है। उम्मीद करूंगा मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप बिल्कुल डिटेल के साथ आप समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, वैसे पूरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी मैं आपको लेक्चर के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको माइंड में रहे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही बोला जाता है अंतर क्षेत्रीय अंतर निर्भरता। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह क्या होता है? अंतर क्षेत्रीय अंतर निर्भरता के कारण ही, अंतर क्षेत्रीय अंतर निर्भरता के कारण ही क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का या तो मुद्रा के रूप में या फिर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक है, बात समझो दोबारा कि अंतर क्षेत्रीय अंतर निर्भरता के कारण बस या तो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में या फिर मुद्रा के रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? प्रवाह होता है, फ्लो होता है। ठीक है भाई, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है? प्रवाह होता है। इसे ही बोला जाता है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। यानी जब एक तरीके से या तो मुद्रा के रूप में या फिर वस्तुओं सेवाओं के रूप में
जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाह हो, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। एग्जाम्पल के लिए जैसे भाई उत्पादक क्षेत्र है, उसको उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, उत्पादन के कारक, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उत्पादन के कारकों को देगा भाड़े पर। अब भाड़े के बदले उसे पैसे देना पड़ेंगे, तो एक क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र के पास पैसे थे, वो पैसे कहाँ चले गए, परिवार क्षेत्र के पास, यानी पैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए, ठीक है, इसे बोला जाता है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। ओके, अब देखिए अंतर क्षेत्रीय प्रवाह को भी ना दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है वास्तविक प्रवाह, एक होता है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह का मतलब क्या है कि जब प्रवाह ना वस्तुओं के रूप में हो, जब वस्तुओं सेवाओं के रूप में प्रवाह होगा तो इसे बोला जाएगा वास्तविक प्रवाह। जब मुद्रा के रूप में प्रवाह होगा यानी पैसे के रूप में प्रवाह होगा तो उसे बोला जाएगा मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। हर अर्थव्यवस्था में तीन क्रियाएं कभी नहीं रुकती। क्या कहा मैंने कि हर इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कभी रुकती ही नहीं, किसी भी कोई काम नहीं करता। भाई ऐसा भी कोई काम हो सकता है क्या जो कभी रुके ना? जी हाँ बिल्कुल, ऐसे तीन काम ऐसे हैं जो कभी रुकते ही नहीं। अब चाहे वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे फिर हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था हो या चाइना की अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, वो तीन क्रियाएं हमेशा चलती रहेगी। कौन सी क्रियाएं? एक तो वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन, वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, ठीक है। दूसरा आय का सृजन, वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है, आय का सृजन भी होता है, यानी कमाई, कमाई भी कभी रुकती नहीं, कमाई होती रहती है, होती रहती है। तीसरा खर्च, भाई खर्च भी होता रहता है, खर्च भी होता रहता है, जब पैसा आ जाता है तो कमाई होती है, पैसा आता है तो खर्च भी होता रहता है, यानी कि ये तीन क्रियाएं ऐसी हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एक पॉइंट आपने समझ लिया, दूसरा पॉइंट समझिए। अब ये जो इन क्रिया, ये जो क्रिया है, ये जो मैंने आपको क्रिया बताई कि पहले वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है, फिर जो है उसको बेचा जाता है, फिर उससे पैसा मिलता है, ठीक है, उससे क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है, और फिर उस पैसे को खर्च किया जाता है, ठीक है, फिर खर्च किया जाता है, फिर उत्पादन होता है, फिर आय मिलती है, फिर खर्च होता है, यानी ये निरंतर चलती रहती है। इसको एक तरीके से समझो, देखिए होता क्या है, पहले वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ, लेकिन जो परिवार क्षेत्र है वो क्या करता है, परिवार क्षेत्र कहता है कि भाई आपने उत्पादन के कारक मेरा इस्तेमाल करे थे, अब उसका पैसा मुझे दो, उसका किराया मुझे दो, तो वो किराए में वो पैसे दे देते हैं, ठीक है। अब वो पैसे चले गए वहाँ पे, ठीक है, यानी आय वहाँ पे मिल गई उन्हें, उत्पादन हुआ यहाँ पे, आय मिल गई उनको वहाँ पर। अब वो क्या करते हैं, अपनी आय को खर्च करते हैं कि वस्तुओं पर, तो यहाँ पे ये खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये मांग करते हैं, ठीक है, ये जो परिवार क्षेत्र होता है ये दोबारा मांग करता है कि भाई हमें ये चाहिए, ठीक है, तो फिर जो है दोबारा वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है। वस्तु सेवाओं का उत्पादन कैसा होता है, भाड़े पर लेकर, भाड़े का पैसा देना पड़ता है दोबारा, जब उनके पास दोबारा पैसा आ जाता है फिर उन पैसों को दोबारा खर्च कर देते हैं। यानी देखिए लगातार चलता रहा, चलते रहता है, चलता रहता है, क्योंकि भाई क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या है? आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या है, इसे समझो। परिभाषा या डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि आय के चक्रीय प्रवाह से मतलब उत्पादन, आय सृजन और व्यय यानी कि खर्च की ना समाप्त होने वाली क्रियाओं के प्रवाह से, यानी इनके जो क्रिया है ना जो कभी समाप्त नहीं होंगी, इनके प्रवाह से, इनके फ्लो से, इसी को बोला जाता है आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। चक्रीय क्यों बोला जाता है आगे सारी बातें बताऊंगा अभी, फिलहाल समझते हैं आय के चक्रीय प्रवाह की तीन अवस्थाएं। आय के चक्रीय प्रवाह की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं। क्रियाएं कितनी बताई थी मैंने, तीन बताई। अवस्थाएं कितनी है, तीन, ठीक है। पहली है उत्पादन की अवस्था, दूसरी है आय सृजन की अवस्था, तीसरी है व्यय की अवस्था, ठीक है। तो भैया उत्पादन की अवस्था में क्या, उत्पादन का मतलब समझते हो पहले क्या होता है? उत्पादन का मतलब क्या होता है, मूल्य वृद्धि। उत्पादन का मतलब क्या होता है, मूल्य वृद्धि, या समझिए सिंपल भाषा में किसी भी चीज को बनाने को हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इस उत्पादन की अवस्था, पहली अवस्था में क्या होता है, ध्यान से सुनो, कहानी की तरह समझो, कहानी की तरह समझना है बिल्कुल। ये हर देश में होता है, ये काम हर देश में होता है, ठीक है। कहानी की तरह समझना है आपको कि उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, परिवार क्षेत्र से उत्पादन के कारकों को खरीदता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। भाई उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र से या तो उत्पादन के कारकों को खरीदता है या फिर भाड़े पर लेता है, ठीक है, ले लिया। परिवार क्षेत्र इन कारकों का स्वामी होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये तो एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि परिवार क्षेत्र ही होगा स्वामी, ठीक है। गैर कारक आगतों,
कच्चा माल आदि के साथ। अब देखिए क्या होता है फिर जब कारक, जो कारक मिल जाते हैं उत्पादन के कारक, उत्पादक ले लेता है तो क्या करता है, फिर वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए ये उत्पादन की अवस्था जो है ना, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो गया। अब क्योंकि आप जानते हैं जो मानव की आवश्यकताएं वो कैसी हैं, असीमित है। आपने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो मानवीय आवश्यकताएं वो कैसी हैं, असीमित है। जब मानवीय आवश्यकताएं असीमित है इसलिए उत्पादन भी क्या होगा, असीमित ही होगा। भाई उत्पादन भी होता रहेगा। भाई जब हमें खाने की जरूरत है, हमें पीने की जरूरत है और हम एक दिन बिना खाए नहीं रह सकते तो उत्पादन भी होता रहेगा, उत्पादन भी नहीं रुकेगा। ठीक है, भाई फसल उगती रहेगी, खत्म थोड़ी ना हो, क्योंकि भाई हमारी जरूरत है वो। तो इसलिए उत्पादन की अवस्था का भी कोई अंत नहीं है, उत्पादन की अवस्था का भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, तीसरी है आय सृजन की अवस्था। अब आय सृजन की अवस्था में क्या होता है, देखिए परिवार क्षेत्र जो है क्या करता है, क्योंकि वो उत्पादक को क्या करता है, उत्पादन के कारक देता है, इसलिए वो जो है किराया मांगता है उससे। किराया जब उसे दिया जाता है उत्पादक क्षेत्र द्वारा तो परिवार क्षेत्र को क्या मिल गई, इनकम मिल गई, आय मिल गई, पैसे मिल गए, कमाई मिल गई। ठीक है, तो उसे मिल गई ये सारी चीज। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आय। अब तीसरी अवस्था क्या है, तीसरी अवस्था है व्यय की अवस्था, खर्च की अवस्था। व्यय की अवस्था में क्या होता है भाई, अब परिवार क्षेत्र को क्या मिल गई, आय मिल गई। ठीक है, अब उन्हें भाई खाना भी तो खाना है, उन्हें घर का सामान भी तो खरीदना है, किसके पास जाएंगे, उत्पादक क्षेत्र के पास जाएंगे कि भाई आप मुझे ये लो मेरे से पैसे और मुझे क्या दो, वस्तु दो, सेवा दो। ठीक है, वस्तु दो, सेवा दो और मुझे ये पैसे चाहे तुम ले लो। ठीक है, अब जो उत्पादक क्षेत्र है वो पैसों के बदले क्या करता है, वस्तु और सेवाओं को दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि एक तरीके से उत्पादन भी चलता रहता है, कमाई भी होती रहती है, यानी आय सृजन की अवस्था भी चलती रहती है और खर्च भी होता रहता है, व्यय की क्रिया भी चलती रहती है। एक तरीके से ये कैसे चलती है, जैसे कि एक पहिए में 3 डॉट हों। ठीक है, एक पहिए में जैसे 3 डॉट होते हैं ना, वैसे ये चलती रहती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, यानी इसमें एक तरीके से मैं समझाऊं कि आय ना एक तरीके से घूमती रहती है, पहले परिवार क्षेत्र पे थी, फिर उत्पादक क्षेत्र पर आ जाती है, फिर उत्पादक क्षेत्र से फिर परिवार क्षेत्र पर दोबारा आ जाती है, फिर परिवार क्षेत्र से दोबारा उत्पादक क्षेत्र पर आ जाती है। यानी आय किसी के पास टिकती नहीं है। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि आय का चक्रीय प्रवाह, इनकम का सर्कुलर फ्लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था आय का चक्रीय प्रवाह, कंसेप्ट ऑफ आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको 3 टॉपिक्स कवर करवा दिए, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र और आपका आय का चक्रीय प्रवाह और आपका अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने का। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।